तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ब्लड ऑफ माय मॉन्स्टर, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑथर्स नोट और बुक की ब्लर्ब और फिर चैप्टर 1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऑथर नोट पे जाते हैं। अगर आपने पहले कभी रीना केंट की बुक नहीं पढ़ी है तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो थोड़ी डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरीज लिखती हैं। उनकी बुक्स और कैरेक्टर्स वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं बने होते। ब्लड ऑफ माई मॉन्स्टर ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है और एक स्टैंड अलोन स्टोरी नहीं है। मॉन्स्टर ट्रिलॉजी सबसे पहले बुक है ब्लड ऑफ माई मॉन्स्टर, लाइज ऑफ माई मॉन्स्टर है दूसरा बुक, और तीसरा बुक है हार्ट ऑफ माई मॉन्स्टर्स। तो अभी हम लोग बुक में कवर करने वाले हैं ब्लड ऑफ माई मॉन्स्टर का चैप्टर 1। ठीक है, कहानी शुरू होती है रिवेन से। शाशा बदला लेना चाहती है जबकि किरिल दुनिया का रूल करने वाला चाहता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जैसे दिन और रात। दोनों को एक ही दुनिया में नहीं होना चाहिए था, पर किस्मत ने उन्हें अजीब सर्कमस्टांसेस में मिला दिया। किरिल उसका मिलिट्री सुपीरियर था, वही आदमी जो उसे कार्नेट से मिलवाएगा। उसका चार्म और परफेक्ट अपीयरेंस शाशा को टेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी हुआ। उसके मास्क के पीछे एक कोल्ड मैनिपुलेटिव मॉन्स्टर छुपा हुआ था, एक ऐसा जो शायद शाशा के सब सीक्रेट्स जान ले, इंक्लूडिंग ये भी कि वो एक लड़के का डिस्गाइज लेकर रह रही है। और शायद वो मॉन्स्टर उसे वापस लौटा ना पाए, एक ऐसे पॉइंट तक ले जाए जहाँ से वापस आना मुमकिन ना हो। शाशा यहाँ आना नहीं चाहती थी, ये शायद सही कहना हो तो उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसने झूठ और छुप के से एक स्टैब्लिशमेंट में घुसना चूज़ किया था जहाँ औरतों का कोई स्वागत नहीं होता और शायद कभी होगा भी नहीं। आयरनिकली ये जगह उसके लिए सबसे सेफ थी, एक ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ वो अपने अंदर के टेकिंग टाइम बॉम्ब से बचकर जी सकती थी, जिसे वो सालों से अपने हाथ साथ लेकर चल रही थी। उसके मसल्स दर्द कर रहे थे, हर मोमेंट पे वो ग्रॉन कर रही थी। उसका बॉडी हैवी आर्मी बूट से बोझीला लग रहा था, हर कदम मुश्किल, हर सांस रुक रुक कर आती थी। कानों में एक बजिंग आवाज़ गूंज रही थी और वो टॉयलेट के बाहर वाले वॉल से टकराकर अपनी चौपी ब्रीथ संभालने की कोशिश कर रही थी। फ्लोरेसेंट लाइट के नीचे उसने अपने हाथ उठाए, उसके कट्स और भी ज़्यादा लाल दिख रहे थे। वो नज़ारा उसे पुरानी यादों में ले गया, खून के पूल, गन शॉट्स और स्क्रीम्स, वो सब इमेजेस उसके दिमाग में घुल मिल गए, कभी धीमे कभी तेज़, जब तक एक तेज स्क्रीचिंग साउंड उसके कानों में भर गई। उसके साथ कांपने लगे और बॉडी इतनी स्टिल हो गई कि जैसे कोई स्टैचू हो। सब खत्म हो गया। उसने सोचा ब्रीथ, बस ब्रीथ, पर कितनी भी बार वो ये मंत्र रिपीट कर ले, दिमाग ने डिसाइड कर लिया था वो और वो आदमी हमेशा पास्ट में ही अटके रहेंगे, उन कॉप्सेस के बीच जिन्हें बचा नहीं पाए और उन सोल्स के साथ जिन्हें पीछे छोड़ा है। तभी एक रशियन एक्सेंट में आवाज़ आई, हु डू वी हैव हेयर। उस आवाज़ ने शाशा को उसके ट्रांस से जगा दिया। उसने अपने हाथ दोनों साइड्स में गिरा दिए और सीधी खड़ी हो गई। हॉलवे फिर से क्लियर दिखने लगा, पीले दाग, अंधेरी दीवार, जैसे ये कोई मिलिट्री बेस नहीं, एक जेल हो। लाइट्स इतनी ब्राइट थी कि सब कुछ इंट्रूसिव लग रहा था। उसकी नज़र उठाई मैट पे, जो उसके यूनिट का एक सोल्जर था और एक टॉक्सिक इंसान जो हमेशा दिक्कत खड़ी करता था, और उसके साथ 4 और सोल्जर्स खड़े थे, सब शासा से दुगने साइज़ के। उनकी आंखों में घिन और कंटेम्प्ट भरा हुआ था। टी शर्ट और कार्गो पैंट्स में वो सब काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे, जबकि शासा अभी भी अपने हैवी कम्बैट गियर में थी। वो उनके शावर ख़त्म होने का वेट कर रही थी ताकि खुद जा सके, जैसे वो आर्मी ज्वाइन करने के बाद 18 महीने से कर रही थी। फिर भी इंटिमिडेशन के बावजूद उसने अपने शोल्डर सीधे किए जब तक वो वॉल से टकरा गया। उसने पेन को सप्रेस किया और सीधा मार्टवे की आंखों में देखा, ये समझाने के लिए कि कोई जीनियस नहीं चाहिए था कि उनके ग्रुप का लीडर वही था। मैटवे ने अपनी कोआर्स इरिटेटिंग वॉइस में कहा, अरे ये तो हमारा वीकलिंग अलेक्जेंडर है। उसके चारों साथी हंसने लगे, एक दूसरे के शोल्डर्स पे मारते हुए, जैसे ये कोई बहुत मज़ेदार जोक हो। उसका पहला ख्याल था मैटवे को बॉल्स में नी में मारना, बाकी उन सब के ब्लडी मर्डर चिल्ला देना। पर अफसोस, ऐसा करना अपनी ही मौत का सर्टिफिकेट साइन करने जैसा होता। उसकी करंट स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी, वो मुश्किल से एक का सामना कर पाती। 5 लोग तो टोटल ओवरकिल हैं और उसका रिजल्ट हॉस्पिटल के कॉफिन दोनों हो सकता था। वैसे भी उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। यहाँ के ज़्यादातर आदमी या तो बहुत सख्त ज़िंदगी जीते हैं या फिर सीवियर सर्कमस्टांसेस की वजह से आर्मी ज्वाइन की थी, क्योंकि वहाँ सब्सटैंशियल इनकम नहीं मिलती थी। कुछ लोग अपनी रियल एज तक फॉरेज कर लेते थे। अगर ये लोग यहाँ नहीं होते तो शायद गैंग्स में होते। सर उठाकर वो मैटवे
के पास से निकलने की कोशिश करती है और अपने प्रिटेंड मेल आवाज़ में बोलती है, अगर आप मुझको एक्सक्यूज़ करेंगे। मैट पे टॉन्ट करता है और अपनी बर्ली बॉडी से उसका रास्ता रोक देता है। कितना नोबल छोटा लड़का, प्रॉपर्स मैनर्स के साथ। पता नहीं उसके लेग्स के बीच कोई बॉल्स हैं भी या नहीं। बाकी लोग ज़ोर से हंस पड़ते हैं। वो काम रहने की कोशिश करती है पर नेक में गर्मी फैलती और कानों तक जाती है। लेट मी थ्रू मैटवे, वो क्लियर टोन में कहती है, गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए और अपनी ग्राउंड पकड़कर। ओह वो तो स्कैरी है ये, लेट मी थ्रू, लेट मी थ्रू। उसकी ग्रेटिंग आवाज़ से उसकी थ्रोट बंद हो जाती है और पेट में बाइल उठने लगती है। तो अपने अच्छे के लिए ये बहुत अपटाइट है अलेक्जेंडर, थोड़ा रिलैक्स कर ले विल यू। वो उसका शोल्डर पकड़ता है और वो स्टिफ हो जाती है। उसका फ्लाइट मोड उसके लिम्स में तेज़ी से दौड़ जाता है, वो वैसे ही जैसे उस दिन हुआ था जब उसने सब कुछ खो दिया था। फक, तू सिर्फ गर्ली नहीं लगता, तो बिल्कुल गर्ली फील भी करता है। वो उसके शोल्डर्स को स्ट्रोक करता है और अपने कपड़ों की बीट से भी वो स्केप का अर्ज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती है। कोई हैरानी नहीं कि तू कैंप में वीक लिटिल थिंग है। मैटवे के हाथ तेज़ हो जाते जैसे प्रूफ दिखाने के लिए फिजिकल सुपीरियरिटी उसके पास है और अगर चाहे तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। किसी ने तुझे कभी नहीं बताया कि आर्मी वीकलिंग्स के लिए नहीं है। मैं वीकलिंग नहीं हूँ। वो उसके स्टूपिड फेस में स्नैल करती है, बॉल मारने के अर्ज के रेजिस्ट करते हुए। बाकी लोग पीछे से स्निकर करते हैं, टॉन्ट करते हैं, पर वो मैटवे की नज़र हटा नहीं पाती। मैटवे के चेहरे पे एक मेनिकल ग्रिन फैल जाता है जो डिस्टर्बिंग लगता है। वो कुछ ही बोलेगा जो वीकलिंग बोलेगा। शायद बॉल्स का सिचुएशन चेक करना चाहिए, आफ्टर ऑल है ना मैटवे, उसने गूंस में से एक कहता है। सिचुएशन का डेंजरस नेचर अचानक से उस पर छाता है महसूस होता है। वो अपनी शोल्डर से मैटवे को होल्ड रिलीज करने के लिए आगे झटपट पड़ती है, पर वो उसे इतनी आसानी से वॉल के अगेंस्ट धकेल देता है कि उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो वीकलिंग है, चाहे वो कितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करे या मसल्स बनाने की कोशिश करे। सच ये था कि उनमें उन लोगों वाली स्ट्रेंथ नहीं थी। सिर्फ ये नहीं कि लोग आदमी थे, बल्कि वो आर्मी उससे ज़्यादा टाइम से थे। वो, तू तो रो रहा है क्या बॉय? मैट पे उसकी शक्ल शेक करता है। मैं तेरी मामा को कॉल करूं जो तुझे पिक कर ले? ओ सॉरी, तेरे पास मामा ही नहीं है। ये पापा भी नहीं। पुअर पुअर एलेक्जेंडर ट्राइंग टू बी अ मैन। वो वर्ड्स तब कट होते हैं जब वो मैटवे के शोल्डर्स को पकड़कर अपना नी ऊपर उठाता है और इतना ज़ोर से नट्स पे हिट करता है कि मैटवे बोलने के लायक भी नहीं रहता। शायद एक्सप्रेशंस भी गायब हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा कुछ देर के लिए ब्लैंक रह जाता है। बाकी सब भी फ्रीज़ हो जाते हैं, शायद यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। उसका होल्ड उस पर लूज़ हो जाता है और वो चांस यूज़ करके फ्री होती है और उसके लिम्प आर्म के नीचे से स्लिप करता है। बाकी मैट में दर्द से वेल कर ग्राउंड करता है। मैं तुझे मार दूंगा, वो पीछे से चिल्लाता है, पर वो ऑलरेडी एग्जिट की तरफ भाग चुकी होती है। अगर वो कैप्टन या कोई और सोल्जर्स ढूंढ लेती तो सेफ हो जाएगी। मैटवे और उसकी गैंग के साथ कभी अकेले नहीं रहने चाहिए, कभी नहीं। उसके मसल्स एग्जॉस्टन से चीक होते हैं और बूट्स उसके स्केप को स्लो करते हैं, पर फिर वो रुकती नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले। वो जानती है उसका सर्वाइवल डिपेंडेंट है कितनी तेज़ी से और कितना दूर वो भागती है। जैसे ही एग्जिट विद इन रीच होता है, कोई इसकी नेप पकड़ लेता है, उसके उसे पीछे फेंक देता है और ज़मीन पर रख देता है जैसे पुराना बैग हो। थोड़ी उसकी हड्डियों तक पहुंचता है और वो ग्रॉन करती है। अपने आर्म पे एक पेनफुल स्पॉट पकड़ लेती है, या तो स्प्रेन हुआ या फ्रैक्चर। इस पर फोकस करने का टाइम नहीं होता। एक शैडो ऊपर से गिरता है। वो धीरे से ऊपर देख कर पाता है कि एक बहुत गुस्से वाला मैट उसके ऊपर खड़ा है। उसकी गूंज से आसपास घूमे। तो सच में फाक कर दिया लिटिल फाक। वो उससे रिएक्ट करता है और जैसे वो भागने की कोशिश करती है, मैट पे जैकेट के सैविज ग्रिप लगा लेता है, उसे उठा लेता है। कपड़ा ऊपर से टेयर होता है, चेस्ट बैंडेज नियरली रिवील हो जाता है और वो अपने नील्स उसके हाथ में डिक कर लेती है और जैकेट को जहाँ तक हो सके वहाँ पकड़ लेती है ताकि वो बैंडेज सेफ रहे। पहली बार वो खुश होती है कि उसके कॉम्बैट गियर ने उसका टी शर्ट कवर किया हुआ है, इसलिए अगर वो रिप भी हो जाए तो वो पूरी तरह से नंगा नहीं होगी। फिर इसे चेस्ट बैंडेज की सस्पिशन बढ़ जाएगा। मैटवे के पाम उसके गले के अराउंड लपेट जाते, इतना प्रेशर अप्लाई करता है कि ब्रीदिंग कट ऑफ हो जाती है। वो वीज करते हुए थोड़ा बहुत हवा ले पाती है, लेकिन कम। उसके लेग्स मिड एयर में फ्लेयर करती हैं और उसके बाकी शोल्डर्स टॉन्ट लापस करते हैं। मैट में वही टॉक्सिक मास्कुलिनिटी का जिंदा मिसाल है जो इस जगह गलत है। उसका मानना है कि आदमी माचो होना चाहिए और इमोशन शो नहीं करना चाहिए, वरना उसको सब ह्यूमन लेवल कर दिया जाएगा। उसके स्टूपिड अनइन्फॉर्म्ड लॉजिक के हिसाब से गे होना भी वीकनेस है, इसलिए वो और उसके दोस्त उसको जब से यहाँ आई
तब से गे बुला रहे थे। वो ना तो आदमी है ना गे, पर फिर भी वो ऑफेंस फील करती है उन सब के बिहाफ जिनको मैटवी ने शायद इस डिस्क्रिमिनेशन से गुजारा होगा। एक आदमी के वर्ल्ड में वुमन होना इक्वली बुरा है। इसी वजह से उसने अपने बाल कटवा दिए और आर्मी ज्वाइन कर लिया एज अ मैन। उसके अंकल ने फिजिकल एग्जामिनर और कुछ ऑफिशियल्स को ब्राइब करके उसका जेंडर सीक्रेट रखा और हेल्प किया इंटीग्रेट करने में। अगर उसका जेंडर पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा, सिंपल। अब अगर मैटवे ऑफ ऑल पीपल ये जान गया तो वो फक्ड है। वो अपना पूरा बॉडी आगे धकेलती है एक लास्ट डेस्परेट ट्राई में खुद को फ्री करने के लिए, पर इससे सिर्फ उनके होल्ड और टाइट हो जाता है। मैटवे उसके पैंट्स अनबकलिंग शुरू कर देता है और वो फील कर सकती है पसीना अपने स्किन कवर कर रहा है। हाइपर प्रिवेंटिलेशन सेट हो रही है धीरे धीरे उसके इनर असर्टिवनेस का डिवोर करते हुए। उसकी 20 साल की ज़िंदगी में वो दूसरी बार था जब उसने इतना हेल्पलेस और टॉर्न फील किया और ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। पहली बार तब था जब उसने अपनी फैमिली को ज़्यादा हिस्सों में खो दिया था और अपनी लाइफ के लिए भागना पड़ा था। अभी चल रहे इवेंट्स की चैन उसकी आंखों के सामने चल रही थी। मैट पे उसका जेंडर डिस्कवर कर लेगा और उसके गूंस उस पर असॉल्ट कर सकते हैं, फिर भी या तो वो कैप्टन को रिपोर्ट करेंगे या फिर उसका सीक्रेट रखने के बदले सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करेंगे, ब्लैकमेल या फिर उसके सबसे सेफ जगह से निकाल देना। बकवास, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, लाइंग टू द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। तो एक ओबीडियंट लिटिल फकर है ना। शर्त लगाता हूँ तो सबमिसिव और सारी चीज़ें करेगा। मैट में सजेस्टिव तरीके से अपने लिप्स चाटता है। तेरी ब्रोकन डेक के बाद का गवाह नहीं देगी। वो उसको घूर कर देखती है तो शायद तो खुद ही सबमिसिव है। मैंने उसे पहले महसूस करने के लिए पहले ही सुना था। उसका फिस्ट उसके चेहरे से टकरा गया और चेहरा साइड से उड़ गया। खून दीवार पर छिड़क गया और उसके लिप्स 2 टाइम से ज़्यादा स्वेल करने लगे और उसकी नाक तुरंत बंद हो गई। फिर भी वो एक मैनियाक की तरह हंसी। आवाज़ इतनी ज़ोर और अनकंट्रोल थी कि सब रुक कर उसे देखने लगे। इतने माचो और बड़ा, पर फिर भी इतना छोटा। शायद हमें तेरा डी देखना चाहिए मैटवे। वो फिर से अपना फीस्ट उठाता है और वो सीधा उसकी आंखों में देखती है। वो जानबूझकर उसको प्रोवोक कर रही थी। अगर मैटवे उसे पीटने में बिजी होगा तो नॉन एग्जिस्टेंस बॉल देखने तो उसके दिमाग में लास्ट चीज़ होगी, यहाँ क्या चल रहा है। सब हरकतें एकदम रुक जाती हैं। वो बूमिंग कमांडिंग वॉइस आती है। अब ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। जब न्यू कमर हमारी तरफ बढ़ रहा था उसकी अलर्टनेस थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसको देखकर फिर से बढ़ जाती है। वो लंबा और मस्कुलर है पर इतना एक्सेसिवली बफ नहीं जितने सोल्जर्स उसके आसपास खड़े हैं। उसका फिजिक एक अजाइल स्पाई और स्पेशल फोर्सेस मेंबर जैसा लगता है। ब्लैक लॉन्ग स्लीव शर्ट और कार्गो पैंट्स देखकर लगता है वो स्पेशल ऑप्स का हिस्सा होगा। उनका अपना कैंप है, पर इस पीरियड में वो हमारे गेस्ट हैं स्पेशल जॉइंट ट्रेनिंग के लिए। उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है और वो उसके फीचर्स पे थोड़ा शॉक होती है। डार्क शार्प और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लैंक, जैसे वो किसी नॉन एग्जिस्टेंट एंटाइटी को देख रही हो जो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट हो रही है। वो क्लीन कट मिस्टिक तरीके से अच्छा दिखता है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो स्ट्राइक होती है वो ये कि वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस अंदर छुपे हुए कुछ भी रिवील नहीं करती। और सबसे अजीब बात, वो ऑडली फेमिलियर लग रहा था। उसकी प्रेजेंस का एक ऐसा इनकाउंटर जैसी थी वो अनरिजॉल्व फीलिंग्स और अनटच मेमोरीज के पीछे छुपी थी। कहाँ देखा है इसको पहले। जब सोल्जर्स ने उसे छोड़ दिया ग्रेविटी उसके नीचे खींच लेती और एशुअल मैटवे पे इसको शोल्डर पे ऐसे पकड़ते जैसे दोनों बेस्ट बडीज़ हों। फिर सब लाइन में खड़े होते हैं होकर सैल्यूट करते हैं। कैप्टन, वो कैप्टन है और ये टूल्स उसके कैसे जानते हैं और वो नहीं। उसके ब्लैक बूट्स हमारे सामने रुकते हैं और वो मुझे देखकर स्टेयर करता है। वो मोशनलेस खड़ी होती है और सैल्यूट करती है। नोवाइस जैसे फील करते, गेट इट टुगेदर, वो सोचती है। मिलिट्री कोड्स ऑफ कंडक्ट वो यूजुअली सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती है। कैप्टन हमारे पैरेलल स्ट्रोल करता है, यूजुअल एट ईज ऑफर नहीं करता। तो हम सब वैसे ही स्टेप खड़े रहते हैं, आगे देखते हैं। इतनी टाइट की जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं, शायद बस्टेड लिप्स और क्लॉग्ड नोज़ की वजह से भी। कैप्टन के मूवमेंट स्लो और मेथोडिकल हैं। वो हर सोल्जर के सामने रुककर उसका चेहरा स्टडी करता है। मेरे साइड वाले की स्टिफनिंग महसूस होती है उसने पहले ही, फिर मेरा टर्न आता है। मैंने आगे तक देखती हूँ पर अपना हेड लोअर करता है और उसकी लाइट ब्लू आंखें मेरे ऊपर जम जाती हैं। वो आइसी है और इतना फेयर कि वो एक आर्टिक वुल्फ जैसी लगती है। सिर्फ देखना ही अनवेयरिंग नहीं है, मुझे उसकी नज़र के नीचे कांपने भी महसूस होता है। क्या बकवास चल रहा है। मैं अपने आप को डेज से बाहर झाँक कर झटकती हूँ और आगे देखने की कोशिश करती हूँ। कीवर्ड कोशिश। जब वो इतनी पास है कि उसका प्रेजेंस इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। हर सांस के साथ मुझे उसको इनहेल करना पड़ता है। वो फ्रेश और क्लीन स्मेल करता है। ट्रेनिंग कैंप ये रेयर है। मैं सेकेंड और फाइनल टाइम पूछ रहा हूँ,
यहाँ क्या हुआ? उसके कंट्रोल्ड वर्ड्स मेरे स्किन पर फ्लोट करते हैं और उनमें जो कमांड है वो मेरे चेस्ट से टकरा कर बाउंस करती है। उसका रशियन इन लोगों से अलग है, थोड़ा एलिवेटेड, ऑलमोस्ट वैसे जैसे अपब्रिंगिंग हुई हो। हर कोई कॉलिक्वल बोलता है यहाँ, पर उसके वर्ड्स ज़्यादा एलिवेटेड है, जैसे वो घर से ऐसे ही आया हो। उसके लिप्स ट्रेम्बल करते हैं सब बोल देने को, पर मैट पे आगे बढ़ता है। सर, हम बस मजाक कर रहे थे। मजाक? मैं अपनी सैल्यूट स्टैंड तोड़ना पड़ती हूँ क्योंकि कैप्टन और आगे आकर मेरे स्पेस में घुस जाता है, जिसकी वजह से मैं तुरंत वापस करेक्ट पोजीशन में आ जाती हूँ। चीज़ मैं भूल गई थी कि वो मेरे फेस में खड़ा है। नहीं भूलना इम्पॉसिबल था, ज़्यादा सही कहना है कि ये मैटवे की ऑडासिटी ने मुझे शॉक कर दिया था। ब्लडी नोज़ और लिप्स मजाक का हिस्सा है क्या सोल्जर? वो मैटवे से पूछता है, लेकिन अभी भी नज़र मुझ पर ही है। कभी कभी सर, मैटवे कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, बिल्कुल लो लाइफ स्टाइल में। वेरी वेल कैप्टन वाइली स्टेप बैक करता है, लेकिन मेरे सही से ब्रीथ लेने से पहले वो अपनी फेस झटका कर मैटवे को ऐसे पंच करता है कि मैटवे उसकी पावर से रील बैक हो जाता है। हॉल में कलेक्टिव गैस गूंजता है कि मैटवे की नाक से खून बहने लगता है और ज़मीन पर ड्रिप करता है। कैप्टन अपने हाथ नीचे कर देता है, कैजुअली साइड में लटका रहने देता है। तो मान लो मैं तुमसे मजाक कर रहा था सोल्जर। मैं तुम पाँच को, तुम्हारे डायरेक्ट सुपीरियर को, इन सबॉर्डिनेशन के लिए रिपोर्ट करूँगा, ताकि तुम सिखाया जा सके कि जो ये इंस्टीट्यूशन ऐसे गेम्स टॉलरेट नहीं करता। फिर वो उसका टर्न करके लंबे इवन स्ट्राइड्स में चला जाता है, जो मेरी अटेंशन चुरा लेते हैं। मैट पे अपनी नाक पकड़कर गालियाँ देता है और बाकी लोगों से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ब्लीडिंग रोकने की। मैं वापस उनके गुस्से का शिकार होना और फिर से उनके ट्रैप में पड़ने के इंतज़ार नहीं करती, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे मैं कैप्टन के पीछा करती हूँ। शायद, बस शायद, मुझे फाइनली कोई मिल गया है जो मुझे सिखाएगा कैसे वीकलिंग नहीं बनना। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। कल हम लोग बुक में करेंगे चैप्टर 2, और मैं ये जो बाकी के जो 2 बुक्स हैं उसे भी कवर करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड एंड वोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीन्स अ लॉट फॉर pouring so much love to me.